नसीब अपना अपना। आनंदपुर नामक एक बहुत ही बड़े गांव में, जहां एक छोटे से कस्बे में रहने वाली एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी रेवती रहती थी। रेवती की उम्र भी अब 21 वर्ष की हो चुकी थी और उसके माता पिता दोनों ही बहुत ही बूढ़े थे। अक्सर दोनों ही बीमार रहते थे। रेवती के माता पिता बहुत ही बूढ़े और बीमार रहते थे, परंतु उन्हें अपनी बेटी की शादी की चिंता और उसकी भविष्य की चिंता हमेशा सताती रहती थी। इसलिए वह अपनी बेटी रेवती से कहते हैं, बेटी रेवती, तू भी सोचती होगी कि मुझे कैसे माता पिता मिले हैं जो इतने बूढ़े हैं और मेरे लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बेटी, हमें माफ़ कर देना। बेटी, कुछ साल पहले की ही बात है। हमारे पास धन की इतनी भी कमी नहीं थी। बस सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। ना ज़्यादा पैसा था और ना कम पैसा था। बस घर चल रहा था और खाने पीने में कोई कमी नहीं थी। परंतु एक बार तेरे पिताजी शहर नौकरी के लिए जा ही रहे थे कि उनकी रास्ते में गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और जब हम उन्हें अस्पताल ले गए तो वहाँ बहुत से पैसे मांगने लगे। इसलिए जो हमारी बची कुची जमा पूंजी हमने जमा की थी वो भी इनके इलाज में लग गया बेटा। इसलिए अब हमारे पास एक भी रुपया नहीं है। बेटी, यह भी सब नसीब में ही लिखा हुआ होता है। जब नसीब में अच्छा लिखा था तो अच्छा ही था। अब नसीब में ऐसा लिखा है तो हमें उसे भी जीना ही पड़ेगा। मुझे लगता है बेटी, तुम भी अपना नसीब ऐसे ही लिख के आई हो कि अपनी बूढ़े माता पिता के साथ रहना है। हमारे कारण तुम्हें भी हमारे साथ ऐसी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। बेटी, हम भी क्या कर सकते हैं। सब अपना नसीब लिख कर ही आते हैं। सबका अपना अपना नसीब ही होता है और नसीब के आगे कोई भी नहीं चल सकता है। अरे माँ, तो तुम चिंता क्यों करती हो? इसमें बुरा ही क्या है? अगर मेरे नसीब में इतना अच्छा लिखा है तो मुझे तो कोई बुरा नहीं लगा। अरे माता पिता की सेवा करना नसीब वालों को ही मिलता है। और माँ, रही बात शादी की, अगर नसीब में मेरी लिखी है तो होगी, नहीं लिखी तो कोई बात नहीं। मैं हमेशा आपकी सेवा करती रहूँगी। रेवती एक बहुत ही अच्छी और समझदार लड़की थी। वह बहुत ही मेहनती थी, इसलिए वह अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाती थी। रेवती सुबह जल्दी उठती, अपने माता पिता के लिए खाना बनाती और कुल्हाड़ी पकड़ती और जल्दी से जंगल के लिए जाती और वहाँ लकड़ियाँ काटती। बहुत सारी लकड़ी काटने के बाद रेवती उनका एक गट्ठा बनाती और सर में रखकर उन्हें दुकान में बेचने के लिए चली जाती थी। लकड़ियाँ ले लो, एक गट्ठे की लकड़ियाँ ले लो। लकड़ियों का सारा गट्ठा बेचकर रेवती को कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे कि वह घर के लिए राशन ले जाती है। घर पर राशन लाने के बाद रेवती अपने माता पिता के लिए गर्मा गर्म चाय बनाती है और उसके बाद खाना बनाती है। चाय पीते पीते रेवती अपने माता पिता से कहती है, माँ और बाबा, आखिर मैं कब तक लकड़ियाँ बेचकर घर का खर्चा चलाऊंगी? इससे घर का कोई भी खर्चा नहीं चल पा रहा है। इतनी दूर से लकड़ियाँ काट कर लाती हूँ और गट्ठे से उसको दुकान में बेचती हूँ। इससे जो भी पैसा मिलता है उससे तो सिर्फ राशन में दाल और चावल ही आ पाता है और राशन में भी दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इससे हमारा परिवार का गुजर बसर नहीं होगा। इसलिए माँ और बाबा, मैं सोच रही थी कि मैं एक गांव के सेठ के वहाँ काम के लिए जाऊँ। बेटी रेवती, गांव का सबसे बड़ा अमीर और सेठ अमीर चंद तुम्हें भला काम पर क्यों रखेगा? वह गरीब लोगों को अपने काम पर नहीं रखता है। माँ, मैं एक बार कोशिश तो करती हूँ, क्या पता रख दे मुझे काम पर। ऐसा कहने के बाद रेवती और उसके माता पिता गर्मा गर्म खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सो जाते हैं। और अगली सुबह होते ही रेवती अपने माता पिता के लिए खाना बनाकर और घर का सारा काम करने के बाद काम ढूंढने के लिए सेठ के घर पर चली गई। सेठ जी, मैं आपके पास काम की तलाश में आई हूँ। अगर आपके पास घर के लिए कुछ भी काम है तो आप मुझे काम दे दीजिए। ए लड़की, मेरे पास तुम्हारे लिए काम तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास बहुत से नौकर हैं जो मेरे घर का सारा काम कर लेते हैं। अगर तुम करना चाहो तो मेरे पास झाड़ू पोछा करने के लिए कोई नहीं है। अगर झाड़ू पोछा का काम कर सकती हो तो मैं तुम्हें रख देता हूँ काम पर। हाँ सेठ जी, मैं झाड़ू पोछा का काम बहुत ही अच्छे से कर लेती हूँ।
रेवती को काम आता है करके सेठ ने सुना और सेठ ने रेवती को अपने घर पर झाड़ू पोछा का काम करने के लिए रख दिया और वहीं उसका पुराना वफादार नौकर बिरजू को अब जलन होने लगी। उसने सोचा कि सेठ ने कैसे एक लड़की को अपने घर पर झाड़ू पोछा के लिए रख दिया, जबकि उनका नौकर तो मैं हूँ। और फिर अगले दिन से ही रेवती सेठ के घर काम करने के लिए आ गई। वह बहुत ही मेहनत और शिद्दत से सेठ के घर झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। रेवती को ऐसा शिद्दत और मेहनत से काम करता देख सेठ भी उसकी मेहनत और उसके काम से बहुत ही खुश हुआ। इसीलिए सेठ भी रेवती की ऐसी मेहनत और शिद्दत को देखकर बहुत ही खुश हुआ और खुशी से उसकी महीने की पगार भी बढ़ा दी। और अब बिरजू को रेवती से और भी जलन होने लगी। वह सोचता रहा कि इतने सालों से इस घर में मैं काम कर रहा हूँ, मालिक ने मेरे पैसे तो कभी नहीं बढ़ाए और एक कल की आई हुई लड़की के पैसे बढ़ा दिए। कहीं ये कल की आई हुई लड़की कहीं मेरी जगह न ले ले, कहीं ये मालिक की वफादार नौकर न बन जाए। इसलिए मुझे ही कुछ न कुछ करना होगा, इस लड़की को काम से निकलवाना ही होगा। अरे ये तो मेरे नसीब का खाना चाहती है, पर मैं इसे अपने नसीब में लिखा हुआ पैसा नहीं खाने दूंगा। बिरजू को रेवती की मेहनत से बहुत ही जलन होने लगती है। इसलिए एक दिन की बात है, बिरजू चुपके से रेवती के बैग में कुछ सोने के कंगन और हार रख देता है और चुपचाप जाकर मालिक से कह देता है कि रेवती ने चोरी की है। रेवती, क्या तुमने सच में चोरी की है? मेरे घर से कंगन और हार गायब हो गए हैं। नहीं मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कभी चोरी नहीं करती हूँ। मैं एक बहुत ही ईमानदार लड़की हूँ और मालिक मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अच्छा, अगर तुमने चोरी नहीं की है तो मालिक को अपना बैग चेक कराओ, हो सकता है तुम्हारे बैग में ही होंगे चोर कहीं की। बिरजू की ऐसी बातें सुनने के बाद सेठ ने भी जल्दी से रेवती का बैग चेक किया। तभी अचानक उसमें से सोने के कंगन और हार निकल गए। अच्छा तो लड़की, मैंने तुझे काम पर रखा और तूने मुझे ये सिला दिया? अरे तुमने चोरी करी और फिर बोल रही कि मैंने कोई चोरी नहीं की। निकल जाओ मेरे घर से, वरना धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगा। एक तो चोरी करती हो, ऊपर से सीना चोरी करती हो, बोलती हो मैंने कोई चोरी नहीं की। सेठ जी, मेरा यकीन मानो, मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा तो चोरी मैंने की और मैंने चोरी करके तुम्हारे बैग में रखी? निकल जाओ मेरे घर से और आज के बाद तुम मेरे शकल मत दिखाना मुझे। अमीर चंद ने रेवती की एक ना सुनी और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब रेवती दुखी मन से रोते हुए अपने घर को आई। उसे तो समझ ही नहीं आया, उसने तो चोरी की ही नहीं थी, फिर भी उस पर झूठा इल्जाम लग गया। और वह यह भी सोच रही थी कि वह अपने माता पिता को कैसे बताएगी। अब तो रेवती के पास पैसा कमाने के लिए कोई नौकरी भी नहीं रही और इल्ज़ाम अलग सा लग गया है कि उसने चोरी की है। अगर कोई भी सच्चे और ईमानदार इंसान पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो वह ईमानदार इंसान इस चीज़ को सह नहीं पाता है। वह हमेशा इस चीज़ को सोचने पे ही लगा रहता है कि उसने तो किया ही नहीं और मन मन में बहुत ही दुख होता है। इसीलिए कभी भी ईमानदार इंसान पर कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। माँ, मेरी नौकरी चली गई है। मैंने सच में सेठ के घर कोई भी चोरी नहीं की, फिर भी मुझ पर झूठा इल्जाम लग गया है, जिसके कारण सेठ ने गुस्से में मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। बेटी, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है कि तूने कोई चोरी नहीं की। तू तो बहुत ही ईमानदार लड़की है। बेटी, तेरे साथ जिसने भी ये किया है, देख लेना एक दिन कर्मा जरूर लौट कर आता है और वह भी एक दिन नहीं बच पाएगा। उसकी सच्चाई भी एक दिन सेठ के सामने आकर ही रहेगी। तू बस अपने काम पर ध्यान दे। कोई बात नहीं, अगर वो नौकरी नहीं है तेरे नसीब में नहीं होगी बेटा, इसमें इतने दुखी होने की कोई बात नहीं है। जहाँ तेरा नसीब होगा वहाँ तेरा जरूर काम होगा। अरे बेटी रेवती, मुझे याद है कि तू बचपन में पहले बहुत ही सुंदर सुंदर मिट्टी के घड़े बनाती थी। तुझमें तो ये कला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मिट्टी लाकर बहुत ही बढ़िया बड़ा घड़े बना और उन्हें बेच। हाँ माँ, हमें तो इतने सालों से कोई याद ही नहीं आया। अरे मुझे मिट्टी के घड़े बनाने आते तो हैं। अब मैं थोड़ा मेहनत करती हूँ और मिट्टी के घड़े बनाती हूँ। और ऐसे ही अगले दिन से रेवती अपने घर के बाहर मिट्टी लाई और मिट्टी के घड़े बनाने लगी। रोज अभ्यास और प्रयास करने के बाद रेवती बहुत ही अच्छे और सुंदर घड़े बनाना सीख गई थी।
रेवती के इतने सुंदर और अच्छे घड़े बनाने की कला अब बहुत ही दूर दूर क्षेत्रों में फैलने लगी, इसलिए गांव के सभी लोग रेवती के पास बहुत ही सुंदर और अच्छे घड़े लेने के लिए आते थे और उसे अच्छे दामों में बेचते थे। रेवती अब हर रोज अच्छे मटके बेचकर बहुत ही अच्छे पैसे कमा लिया करती थी, जिससे कि वह अपने परिवार का गुजर बसर बहुत ही अच्छे तरीके से करती थी। राशन पानी भर लिया करती थी। अपने माता पिता के लिए अब वह किसी भी चीज़ की कमी नहीं करती थी। वहीं अब अमीर चंद्र ने एक दिन बिरजू को ही अपने घर में चोरी करते हुए देख लिया और उसने उसको बहुत ही कड़ी सजा दी और घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इसलिए कहते हैं कर्मा जरूर लौट के आता है। हम जैसे ही दूसरे के साथ करते हैं वैसे कभी न कभी वह हमारे पास लौट कर जरूर आता है। जैसे बिरजू ने रेवती को झूठे इल्जाम लगाकर उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया था, वैसे ही अब वह खुद उस नौकरी से बाहर निकल गया था। और वही रेवती भी अब अपने माता पिता के साथ बहुत ही खुश थी। अब रेवती ने भी मान लिया था कि जो नसीब में होता है वही होता है। अगर उसके नसीब में सेठ के घर काम करना नहीं था तो नहीं हो पाया। इसलिए अगर एक जगह से रास्ता बंद हो जाता है तो भगवान दूसरी तरफ से रास्ता जरूर खोलता है। और नसीब में अगर अच्छा है तो अच्छा होगा, बुरा है तो बुरा होगा। इसलिए रेवती की जिंदगी में भी आगे का जीवन उसके नसीब में बहुत ही अच्छा लिखा था। इसीलिए कोई भी किसी के भाग्य या नसीब का नहीं खाता है। सब अपना अपना भाग्य लेके आते हैं और अपने अपने नसीब में जो लिखा होता है वही खाते हैं।